सर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तक किया था। ओके, आज हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनर्जी का सर फॉर्मूला, फोर्स भी हुआ था। हाँ तभी हमने समझाया था। सर अभी भी कई सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर पाया है, उनका वेट करते हैं, ठीक है। कभी नहीं आता। सर हेलो, हाँ हेलो सर, आपने सैटरडे का लेक्चर डाला नहीं ग्रुप पे? नहीं, उस दिन लेक्चर नहीं हुआ था, उस दिन डाउट्स हुए थे ना हिमांश। हाँ सर, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी ना, इसके लिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इसके लिए मेरे को पता ही नहीं उस दिन क्या हुआ। उस दिन इसीलिए मैंने डाउट्स किए, बच्चे कम थे ना, तो डाउट्स हुए सिर्फ। जो तुम्हारा असाइनमेंट दिया था ना, असाइनमेंट 1 2 3 और असाइनमेंट 6, उसके केवल डाउट डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें डाउट्स के स्क्रीनशॉट चाहिए, कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, तो ज़्यादा सेव नहीं हो पाए थे उस दिन, तो तुमको सेंड करूंगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप करना। ओके सर। ओके, तो अभी भी मुझे कुछ लोग कम लग रहे हैं, बट हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे क्लास। जो और आएंगे उसको मैं एडमिट करूंगा। देखो, नेक्स्ट क्लास से सब टाइम पे ज्वाइन किया करो। 4 बजे क्लास है तो 4 बजे आना है। ओके, अश्वित एंड अथर्व, जो लोग लेट आ रहे हैं वो 4 बजे से पहले ज्वाइन कर लेंगे। 3:45 तुम्हारा आईडी आ जाता है, अकॉर्डिंग टू आईडी तुम्हें ज्वाइन कर लेना है। एनर्जी of an electron nth orbit of Bohr's atom, that is H-like species.
ओके। सो आज हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो, यस, अथर्व को आने दो, ज्वाइन हो रहे हैं अभी तो 32 बच्चे हो गए, काफी कम थे। जो लेट आए हैं वो नेक्स्ट क्लास से टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्लास तुम्हारी 1.5 आवर की है, उसमें भी लेट ज्वाइन करते हो तुम लोग, तो तुम्हें पहले से ही ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये मान लो रेडियस हमारी है r, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा है, और हमने बहुत सारे पहले भी डेरिवेशंस में लिया है। यहाँ पे मान लो एटॉमिक नंबर z है, लेट द एटॉमिक नंबर ऑफ H like species is Z, ये हमने मान लिया। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा कितना होगा, प्लस ZE का चार्ज होगा, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, हमको पता है 1E का। सो अब हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सबको फॉर्मूला याद है ये। Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बताओ, बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी का आर होगा ना, सिर्फ आर स्क्वायर। हाँ, K Q1 Q2 बाई R। तो बताओ जो यहाँ पे K है उसकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का जो हमारे पास वैल्यू है वो तुमको याद होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे पास जो Q1 है वो कितना होगा बताओ, यहाँ पे Q1 होगा ZE प्लस का, Q2 होगा माइनस का 1E। ये वैल्यूज विद साइन रखनी है। हमने पढ़ा था जब एनर्जी निकालनी होती है तो हमें विद साइन करना होता है। तो प्लस ZE इंटू माइनस E अपॉन R कितना आ जाएगा, ये माइनस KZE स्क्वायर बाई R पोटेंशियल एनर्जी। सर हाँ, Q1 और Q2 की वैल्यू दी गई होती है। Q1 और K2 की यहाँ पे कैसे दी होगी, ये तो हमारे पास एटम है ना, उसमें तुम्हें खुद देखना होगा। ये अपने पास प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, प्लस ZE, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, माइनस 1E। तो ये दिया नहीं है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है, ये एटम के अंदर देखना है तुमको, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो डेरिवेशन पिछली क्लास में हुए, उसमें नहीं आए थे तुम क्या, उसमें भी दिखाया था हमने ये। अगर प्रोटॉन है हमारे पास Z, तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस ZE, है ना। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है, प्लस E। तो हमारे पास अगर Z प्रोटॉन है, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर Z है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, Z। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इन न्यूक्लियस, ये तो पहले भी करा चुका हूँ, प्लस ZE। इसको ही डायरेक्ट लिख दिया गया। अब ये तो हर बार नहीं बताया जा सकता। कितने लोग को समझ में आ गया, प्लस ZE चार्ज होगा न्यूक्लियस में, हैंड रेज करें एक बार। ओके, बहुत सारे बच्चों ने ये समझ लिया है कि जो न्यूक्लियस में चार्ज होता है वो प्लस ZE होता है, ठीक है।
इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 इस डेरिवेशन के लिए। ओके, ये नोट करो पहले जल्दी से सब। हो गया नोट? यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? हाफ mv², है ना? ये हमें पता होता है, लेकिन इस वाली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से मेरा काम नहीं चलेगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये सबने नोट किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का रह गया है तो बताओ। अच्छा अच्छा, नोट कर दो, ठीक है, नोट करो। तो जितने लोग लेट आए हैं वो नेक्स्ट क्लास से टाइम पे ज्वाइन करेंगे, इतना लेट नहीं होना चाहिए किसी का। नेट इश्यू, ओके। सर के का वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 9 × 10⁹, वो वैल्यू तो सेम रहेगी। ओके, अब देखो, नाउ हमें पता है, वी नो दैट F सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितने लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था? सबने किया था। कहाँ पे यूज हुआ था ये डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस में यूज कर चुके हैं, ठीक है? डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस के अंदर ये फॉर्मूला यूज हो चुका है। आर रेडियस पे अगर कोई हमारा सर्कल बना हो और ये मास m का हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो, इसके अंदर हमारे पास z प्रोटॉन्स हो, तो हमें याद है, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का। Q1 कितना हो जाएगा? Ze, Q2 कितना हो जाएगा? E, और K की वैल्यू तो पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये डेटा सबको याद है। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को। ये वैल्यूज, ठीक है? यहाँ से mv² कितना आएगा? kZe²/r। अब दोनों तरफ हम देखेंगे तो mv² ये है और ये kZe²/r है। हाफ mv² ही क्या होता है? हमारा काइनेटिक एनर्जी। दोनों तरफ हाफ कर देंगे। क्यों हाफ करेंगे? क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है? काइनेटिक एनर्जी बनाना है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? kZe²/2r प्लस की। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती? पॉजिटिव। तो ये सॉल्व किया हमने और निकाल के लाए k = kZe²/2r। ये है क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ अब तुमको याद होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों की अगर बात करा जाए तो इसको मिला के ही जो एनर्जी आती है वो क्या हो जाती है, हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना सॉल्व किया था, इक्वेशन 1 से, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, इक्वेशन 2 से। सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ एलसीएम लेंगे, -2k/z² प्लस k/z², इसको सॉल्व कर लो, -k/z²/2r, इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग टोटल एनर्जी तक निकल रहे हैं, इसको नोट करो पहले। ये नोट हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। अब इधर का जो है नोट करें, टोटल एनर्जी जो है वो आती है -kz²/2r। सर ये पोटेंशियल नहीं, क्या बच्चे, सर कुछ नहीं। सर एक मिनट। हाँ नोट करो, पिछला स्लाइड तो नहीं देखना है किसी को। सर एक मिनट। सर हाँ, टेंशन एनर्जी मतलब क्या? पोटेंशियल चार्ज सिस्टम पढ़ाया था ना, बिकॉज ऑफ स्टैटिक कंडीशंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज ए एनर्जी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कंडीशन जो स्टैटिक है, एक जगह पे रुके हुए हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, k/q1q2/r। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी के बराबर। सो अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है, तुम्हें काइनेटिक पता है, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सर नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सर आगे वाला सर। ओके, Sir,
एक्चुअली मुझे पिछले वाले पार्ट में एक डाउट था जो आपने बोर्ड देखो वाला करवाया था ना। एनर्जी को टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ आएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। मेरे पास r जो है इसको हमको इंटू को याद है, सबको याद होगा। वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस के हाँ सुनो, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू है टोटल एनर्जी की ये है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, बट वी नो दैट r इजकल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में कराया गया है। नाउ अब हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कैसे हम आंसर लाएंगे। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो हमें पता क्या चलता है, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे। क्या आएगा? माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r नॉट, ये z ऊपर चला जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ होगा n स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो जो टोटल एनर्जी है इसको हम लोग सिर्फ En भी लिखते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज En। En क्या है? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। सर लेकिन ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं ना। हाँ तो वही है बात। तो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो है, बट हम लोग क्या लिख देते हैं? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, बिकॉज ऑर्बिट कहने का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी होगी वो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। तो इसको इसलिए ये भी बोलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सेम चीज है ना। और क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एक ही चीजें है ये। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया जाता है इस कांस्टेंट वैल्यू को, इसकी वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये भी याद रखना है सबको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो कि सबको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क करेंगे इसको, इस फॉर्मूले को सबको याद आना चाहिए। सर हाँ वो -13.6 EV है ना? हाँ, -13.6 EV जो है ये इस कांस्टेंट को सॉल्व करने पे आता है। चलो समझ गए? कोई डाउट है तो पूछ लोगे, ठीक है, एनीवन।
सर फिर जूल्स में 2.18 इंटू 10⁻−18 लेना पड़ेगा, जूल्स में निकालना होगा हाँ तो। यस, जूल्स में भी करके देख लेंगे। देखो भी, ये सबने नोट किया है? धैर्य, ओके। धैर्य एक्चुअली क्या है कि ये स्क्रीनशॉट्स मैं सेव कर चुका हूँ, तो ये तुमको मैं दे दूंगा, ठीक है? अभी के लिए तुम पेज छोड़ दो। ये देखो इतना लिखा है मैंने, फर्स्ट स्लाइड, देन ये सेकंड स्लाइड, देन ये थर्ड स्लाइड, देन ये फोर्थ स्लाइड, और ये फिफ्थ स्लाइड चल रही है, ठीक है? तो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, क्लास के बाद मुझे मैसेज करोगे, ओके? अब देखो, कितना आया था फॉर्मूला? सबको याद हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग को ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है जूल्स में, यही फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें हो जाएगा ये जूल्स में। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 21.8 इंटू 10⁻−19, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻−18 लिख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रह सकता है? क्या? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रह सकता है क्या? यस, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, but kinetic energy cannot be negative. It can be zero or positive in nature, है ना? Total energy can be positive, negative और zero. बट यहाँ पे तो उससे ज़्यादा टोटल एनर्जी हो ही नहीं पाएगी, तो इसमें पॉजिटिव वाला कोई भी तुम्हारी वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो उसकी क्या होगी? जीरो। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ऐसे ही समझ लेंगे क्वेश्चन से। ये वाली जो वैल्यू, इसको लिखने की जो इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग नोट करें। हाँ, कितने लोगों ने नोट किया बच्चे? देखो आराम से नोट करो, समझ के नोट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए जब तुमसे पूछा जाए। अच्छा, कोई बताएगा, इस वाले फॉर्मूले से बताना है,
मुझको क्या हो गया? स्क्रीन अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं। देखो, हाँ, तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर करोगे। अगर फॉर्मूला टोटल एनर्जी का ये है, इसको सिर्फ आगे चल के ई भी लिखा जाएगा, धीरे धीरे शॉर्ट करते जाएंगे फॉर्मूले को। बताओ ई की वैल्यू 0 कब आएगी? बोलो। व्हेन n इक्वल टू इनफाइनाइट, जब हमारा जो ऑर्बिट नंबर है वो ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट ऑर्बिट हो जाएगा। ये मैं एक तरफ कर्व बना रहा हूँ, मान लो ये बोल दिया इनफाइनाइट ऑर्बिट है, बीच में बहुत सारे ऑर्बिट है। ये इस इनफाइनाइट नंबर के ऑर्बिट पे n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो En कितना आएगा? n जो है वो इनफाइनाइट की तरफ क्या करेगा? टेंड करेगा। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो n इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर निकल गया है, अब वो आयनाइज हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा कि अगर n की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे अगर ले लें हम, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे हो जाती है? n इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाती है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन दूं क्या? ये नोट किया सबने? यस सर। हेलो सर। पहला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ बच्चे, ये क्या दे? सर वापस बताओ ना, अभी जो बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था बच्चे कि n इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, होगी कि नहीं? n की वैल्यू जितनी छोटी होगी, E1 कितना आएगा बताओ फॉर्मूले से? -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? ये नेगेटिव। जैसे जैसे n बढ़ाएंगे वैसे वैसे E1, E2, E3 ऐसे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। अगर हम E2 निकालें कितना आएगा? जेड स्क्वायर बाई 4 आएगा। ये यस नेगेटिव सर। वैल्यू क्या हो गई? थोड़ी कम, मतलब एक्चुअल में वैल्यू बढ़ गई। जैसे तुम्हारे पास एक वैल्यू है -13.6, एक वैल्यू तुम्हारे पास है, ये कितना सॉल्व करके आएगा बताओ? -3.4। बताओ इसमें से कौन सी वाली वैल्यू बढ़ी है? -3.4। -3.4 इज बिग वैल्यू, है ना, लार्जर वैल्यू दोनों में से, ये ग्रेटर है। ऐसे तो ये चीज हमको समझ में आती है कि जैसे जैसे हम शेल नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और n इक्वल टू इनफाइनाइट कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर जा चुका है। जो एटम की हमारे पास बाउंड्री है उसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गया है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। कैसा हो गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ये चीजें हम अपने दिमाग में रखेंगे, धीरे धीरे इस पे हम लोग और बात करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर देना।
find the energy of electron in first orbit of hydrogen atom. सॉल्व करेंगे. कितना आंसर आएगा बताओ. 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. कितना आएगा? फॉर्मूला लगाएंगे. देखो उसने ना तो पोटेंशियल बोला ना तो उसने क्या बोला, काइनेटिक बोला. उसने एनर्जी बोला और तुम अपने आप समझ गए कि टोटल एनर्जी की बात कर रहा है. एनर्जी बोले या टोटल एनर्जी बोले एक ही बात है, तो ये याद रखेंगे. हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी वैल्यू 1 है. नोट करो इसको. नोट हो गया? यस सर. अब देखो, अब मैं तुमको यस जूल्स में बता दिया, देवल करेक्ट है. अब मैं एक चीज और लाता हूं वापस. बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था बोलो? -kZe²/r. याद है? काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? +kZe²/2r. और टोटल एनर्जी कितनी आई थी? -kZe²/2r. अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? -x होगी कि नहीं? हाँ सर. 2x. ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. टोटल एनर्जी अगर हमारी x है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 गुनी होगी, नेगेटिव में ही. और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसका नेगेशन, उसका जो वैल्यू है उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी. अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द टोटल एनर्जी and kinetic energy of electron revolving in second orbit of Li+2 atom. कैसे करोगे बताओ? सर इसमें रेडियस तो दी नहीं है. इंटू 2 करेंगे. रेडियस नहीं दी है लेकिन फॉर्मूला से हम करेंगे, पुराने वाले फॉर्मूले से करेंगे. ये तो अलग से बताया है, इससे मतलब नहीं है. क्या आंसर आया बोलो? -30.6 हाँ, EV
ओके, देखता हूँ, चेक करता हूँ सॉल्यूशन। पहले निकाल लेंगे हम लोग टोटल एनर्जी। इसको कि EN बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? यही होता है ना। EV में ही आंसर दे दोगे चलेगा। अच्छा, Z की वैल्यू कितनी है? लिथियम के लिए 3 है, Li+2 है, और N की वैल्यू 2 है। तो Z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, N का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सर -3.4 eV। 9/4 आ जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये? 3.4। इसको सॉल्व करो, कितना आया? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ठीक है, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये हमको याद आना चाहिए पहले नंबर पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर? 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, और अगर पोटेंशियल पूछा होता तो वो कितनी हो जाती? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज -61.2। सबने नोट किया ये? यस सर। अच्छा, अब टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मीन्स दैट देयर इज, पढ़ा है सबने, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होता है? उस पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, इट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस। मीन्स इलेक्ट्रॉन इज not free and it is bounded by the nucleus with electrostatic force। कौन से फोर्स से बंधा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ पाओगे? ये याद रख पाओगे? लिख लिया सबने ये? सर 2 मिनट। सेकंड सर। 1 मिनट। ओके, इसको नोट करो तुम लोग। हो गया सर। सर हेलो। हाँ, लिख गया? सर सुबह जब कॉलेज था ना, हाँ हाँ, तो उसमें आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब सिखाए हुए कितने दिन हो गए? उसमें थोड़ा आगे चल रहा है ना, हाँ मतलब क्लास ही आगे चल रहा है, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जहां तक यहाँ पे पढ़ा है ये हो गया, उसमें इसके आगे का चल रहा है। ओके। तो देखते हैं तुम लोग को अगर ऐसे ही समझ में आ जाता है तो सही है, यही चीज उसमें भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी देखो,
नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन देखना है, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी इन वेरियस ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे जो पहला नाम आएगा वो किसका आएगा? हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है ना? नहीं बच्चे, n इजकल टू 1 2 3 सारे हो सकते हैं ना, वो फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं वो, ठीक है। अरे जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है ना, तुम ये बोल रहे हो फर्स्ट में, 2 में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करवा सकते हैं, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे वो, ओके। ठीक है। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ऑर्बिट नंबर बताओ। 0 नहीं हो सकती, 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक, है ना, समझ में आ गया। और z कितना है? 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। z 1 है और जो n है हमारा वो भी 1 है, तो पहला तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये हो गया। ऐसे बताओ थर्ड की निकालो, कितने आएगा? ये कितनी आएगी? -13.6/9। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? 9 1 जा 9 फिर जाएगा 5 टाइम्स 45, एक बचेगा, 9 1 जा 9। 1.5। ऐसे बताओ एनर्जी, हाँ, एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट कितनी होगी? -13. -0.85। हाँ, ठीक है। इसको भी नोट करें। हो जाएगा? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा बताओ गैप कितना तुमको दिख रहा है, एनर्जी गैप? तो अभी पढ़ाऊंगा आगे, इसको नोट कर लो, तो मुझे बताओ कि नोट हो गया है। हो गया सर। ओके, सो सर 1 मिनट, पिछला स्लाइड। अच्छा, सर हो गया। हाँ, अब देखना कुछ टर्म्स हैं जो कि बोर्स मॉडल के एटम्स के लिए वैलिड होते हैं। सम इम्पोर्टेंट terms related to बोर्स एटम। और बोर्स एटम का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना। तो सबसे पहली जो बात है वो तो होती है ग्राउंड स्टेट।
क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ओके सिद्धार्थ, सॉरी, आई विल सी है ना मैसेज। तुम एक बार फिर से देखो, मुझे बहुत सारे मैसेज आए होंगे, नहीं देखा होगा तुम्हारा, तो तुम मुझे मैसेज करो, अभी क्लास के बाद देखता हूँ मैं क्या किया था तुमने। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट और सर आपका आवाज नहीं आता है। लोवेस्ट, हाँ मेरी बात सुनो। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, बीच बीच में कट रही है। अच्छा सुनो, इट इज द लोवेस्ट energy level, that is orbit. It is the lowest energy level, that is energy level को ही क्या बोलते हैं? orbit. That is orbit in which electron is found. Electron is found, है ना? ये ग्राउंड स्टेट होती है फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 क्या होती है? ग्राउंड स्टेट होती है। एक्चुअल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो आगे तुमको इसको हम लोग अच्छे से पढ़ा देंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम होंगे तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा उसका? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मिलता है, तो वही उसकी ग्राउंड स्टेट हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या हो जाएगा? सिर्फ 1। मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में तो यही मिलेगा n इक्वल टू 1 में। अब इसको यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करके हम ऊपर ले जा सकते हैं। बोर मॉडल में पढ़ाया था कि अगर एनर्जी प्रोवाइड करी गई तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। अगर यहाँ एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन आ गया n इक्वल टू 2 में। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट से अपर वाले में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता देता हूँ क्या होता है एक्साइटेड स्टेट। तो क्या लिखेंगे? स्टेट्स ऑफ द एटम that is orbit number other than 1 is called excited state for H-like atoms. तो मतलब समझ में आया तुमको? अरे बहुत ही आसान है। 1 को छोड़ के कहीं पे भी होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट कर गया, एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन को। जैसे इधर सुनो, एक मैं फिगर में ही तुमको समझाता हूँ सारा। सर पीछे वाला अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ, इधर मैं आधा बना रहा हूँ। बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1, ये फर्स्ट। दूसरे को क्या लिखेंगे? तीसरे को? कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? यस सर। और बीच में छोड़ देंगे और इसको लिख देंगे n इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। जो फर्स्ट स्लाइड है, ये सॉरी फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसका नाम क्या है? ग्राउंड स्टेट। क्या नाम है इसका? ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 2 क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या है ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 क्या है? बोलो फिर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हाँ, ऐसे ही n इक्वल टू 4 क्या हो जाएगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और n इक्वल टू 5 हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, लाइक दैट। ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं, है ना? तो लिख लेंगे ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट।
लास्ट स्लाइड भी लिखना है ना? सर हाँ, तो फिर ऑर्बिट की एनर्जी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड नहीं करती ना? नहीं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो एक ही है ना भाई, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स है ना। कितने लोगों ने लिख लिया ये? सर 1 मिनट सर। लास्ट स्लाइड दिखाना है। प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है, मांग रहे हैं। अब हो गया? आगे बढ़ाते हैं। यस सर। अच्छा, आप लिखोगे 3rd नंबर पे। ये 3rd आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी।
क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? जैसे हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, यही समझो, इसको यहाँ से ले जाना है इनफाइनाइट पे, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ एनर्जी नेगेटिव है और यहाँ एनर्जी जीरो है, तो नेगेटिव से जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। तो हमें एक कन्वेंशन याद रखना है, याद कराया क्या पहले मैंने? व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड, when energy is provided or added सिस्टम में या किसी एटम में, तो वो कैसी होती है? पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से या एटम से एनर्जी रिलीज होती है तो वो कैसी हो जाती है बताओ? नेगेटिव। तो आयनाइजेशन एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ बोलो, क्या होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ये बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनर्जी। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, मिनिमम एनर्जी required to move an electron from ground state to n is equal to infinity is called ionization energy। आयनाइज करना नहीं बोलाते, आयन बनाना। आयन कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा केटायन बन जाएगा। सर हाँ सर, आपने पीछे वाली स्लाइड में लिखा था कि जब हम उसे एनर्जी देंगे, हाँ, जब ऐड करेंगे तो उसमें प्लस वी चार्ज बन जाएगा, पर प्लस वी तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वो चार्ज नहीं बन रहा है, वो प्लस वी तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है। नहीं बता रहा हूँ, वो एनर्जी का साइन है। साइन समझते हो ना? जैसे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये एनर्जी का साइन पॉजिटिव, एनर्जी का साइन नेगेटिव। अब बोलो। समझ गया सर। मतलब जो एनर्जी दी होगी, मान लो तुमने 10 एनर्जी दी, कितनी दी? 10 जूल, है ना? तो उसको क्या बोलोगे? प्लस 10 जूल। क्या बोलोगे? प्लस 10 जूल। प्लस 10 जूल। मतलब हम एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हाँ, एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे तुम कभी भी क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की तुमने, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी हम देते हैं वो जो एनर्जी होती है हमारे पास, वो एनर्जी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। और अगर एटम से एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी एटम के पर्सपेक्टिव में, एटम के रेस्पेक्ट में, अगर एनर्जी लूज करता है एटम, जब हम डी एक्साइट करते हैं, हाइयर से लोअर आते हैं ना, बोर मॉडल के पोस्टुलेट में पढ़ाया था, जब हाइयर से लोअर आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी एनर्जी कैसी हो जाएगी? वो एनर्जी हमारी हो जाएगी नेगेटिव। तो रिलीज वाली नेगेटिव होगी और जो हमारे पास एनर्जी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। वीडियोस नहीं अपने ऑन करना है तुम लोग को, जब बोला जाए तभी ऑन करना है। किसी का कैमरा अगर ऑन है तो बंद करो उसको। और यहाँ पे आ गया समझ में आया ना? यस सर। ओके। तो इसकी सेटिंग सही नहीं है मुझे लगता है। बहुत सारे लोग तो प्रोफाइल पिक वगैरह कुछ चेंज करते रहते हैं, ये सब अलाउ नहीं होना चाहिए। अच्छा,
यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कॉलेज को फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसको आपको समझा देता हूँ। अगर मैं n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट पे ले जा रहा हूँ, तो मैं बीच में बहुत सारी और भी सेल्स हैं, तो यहाँ एनर्जी कितनी है बताओ? E1, और यहाँ एनर्जी कितनी है? E इनफाइनाइट। तो डेल्टा E कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल आएगा कि नहीं आएगा? एनर्जी जो है चेंज कितना आएगा? E इनफिनिट E माइनस E1, इसको ही क्या बोलते हैं? IE। तो आयनेशन एनर्जी कितनी आएगी? E इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी? और यहाँ माइनस लगा देंगे। म्यूट रखो अपने आप को, जब तक क्वेश्चन नहीं है तब तक म्यूट रखो। ये 0 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आया? प्लस 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने लोग याद रखेंगे फॉर्मूला? आयनेशन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया हमने, प्लस 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द एटम। Z पे डिपेंड कर रही है आयनेशन। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया डेल्टा ई का, आयनेशन एनर्जी का? सबको आया समझ में? यस सर। गुड। अब आ जाएगी नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। ये तो पढ़ लिया। नेक्स्ट आएगा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में ले जाना। मान लो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, अब इससे तुम कहीं पे भी ले जाओ, बस इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो नाम आयनेशन हो जाएगा। 2 में ले जाओ तो भी एक्साइटेशन बोलेंगे, 3 में ले जाओ तभी भी एक्साइटेशन बोलेंगे। ये हो जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ शेल डिपेंड करेगी और अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी required to move an electron from ground state of the atom to any other state, स्टेट का मतलब है ऑर्बिट ऑफ द एटम। सर फिर ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही हो गया ना? उसमें तो आयनेशन कब होता है बताओ, तुम बताओ। हाँ सर उसमें भी ग्राउंड स्टेट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जा रहे हैं और इसमें भी दूसरे में नहीं, उसमें सिर्फ इन्फिनिटी में लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं?
इंफिनिटी। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सम अदर। तो एक्साइटेशन एनर्जी डिफरेंट है, उसमें एक्साइट करते हैं, आयनेशन में सीधे बाहर निकाल देते हैं ऑफ दैट ऑर्बिट और स्टेट। ठीक है, जैसे तुमको निकालना है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेशन कब होगा? कहां से सेकेंड कहां? ऑर्बिट। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2 में ले जाना है। तो डेल्टा ई कितना आएगा? कहां से कहां ले जा रहे हैं? 1 से 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डेल्टा ई एक्साइटेशन हो जाएगा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना आ जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन की जगह पे 2 स्क्वायर, और माइनस लगा है ना। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा? -13.6 की जगह पे क्या इसमें से कॉमन आएगा पहले बताओ? -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आएगा सर। हाँ, लेकिन अगर हम लोग प्लस वाला कॉमन करें तो कितना आएगा? ऐसे आ जाएगा ना। हाँ, तो ये है एनर्जी जो हमारी एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हमको कैसे निकालते हैं? जिस ऑर्बिट से हम लोग बाहर जा रहे हैं वहां से पता लगाते हैं किस ऑर्बिट से कहाँ जा रहे हैं। 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 3 जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है सर हाँ, सबके लिए अलग होगी ना, मतलब हर ऑर्बिट के लिए? क्योंकि यहाँ वैल्यू बदल जाएगी ना, 2 अलग होगी, 3 अलग होगी, सबके लिए अलग होगी। ये एनर्जी गैप है। ये क्या है? एनर्जी। यस सर। सर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है या इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना, और जब इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे तो अभी ये डालने वाली है। हाँ, क्योंकि हमने 1 से 2 में ले गए, हम लोग 1 से 2 में ले गए, तो सॉरी निकालने वाली। तो सर इसमें E2 जो 1/1 -1/4 हो रहा था, तो मतलब वो माइनस का 3/4 हो गया, तो एनर्जी जो होगी वो पूरी माइनस में आ जाएगी, पर आपने पीछे लिखवाया कि वो प्लस में रहेगी। नहीं, सुनो मेरी बात। हम लोग 1 से 2 में गए हैं। हम लोग कहाँ से गए हैं? 1 से 2 में। तो हमने E2 और अपॉन ये किया, तो ये 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? प्लस का 3/4। तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। कैसी आएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब हमारे पास जो वो लिखा मैं है। माइनस पे वो ले रहा था। कितने लोगों ने नोट कर लिया ये? एक सेकंड। इसके पीछे नोट किया था? सर इसके पीछे ना एक होगा सर। हाँ, जल्दी जल्दी नोट करो थोड़ा। सर इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? अभी बता रहा हूँ।
सर इसमें 13.6 बाहर निकाला तो -1 कैसे? कन्वेंशनली ऐसे लिखा जाता है, चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी। ये भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सर उसका जनरल फार्मूला। हाँ बताऊंगा। जनरल फॉर्मूला एक्साइटेशन एनर्जी का तो मतलब जहां से जहां ले जा रहे हैं वो, एनर्जी गैप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये एनर्जी गैप फॉर्मूला बिटवीन टू ऑर्बिट्स। अगर हम n1 से n2 गए हैं, कहां से कहां गए हैं, तो एनर्जी गैप का फॉर्मूला क्या होगा, E n2 माइनस E n1। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। यहां से सॉल्व करेंगे, 13.6 कॉमन करो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा ई। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। दो ऑर्बिट्स के बीच कितना एनर्जी गैप है। अच्छा, इफ सर जेड भी वेरिएबल है ना? हाँ जेड भी वेरिएबल है। इफ n1 इज लेस देन n2 है अगर, तो डेल्टा ई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, सही बात। और इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो डेल्टा ई क्या आएगा, नेगेटिव, सही बात है। अगर हम लोअर ऑर्बिट से बाहर जा रहे हैं n1 टू n2 तो डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा। और अगर हम लोग ये अगर n1 है, मेरा बाहर वाला n1 माना है और ये n2 माना है, तो n1 की वैल्यू बड़ी हो गई। अब यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो डेल्टा ई कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा इसमें समझना कॉम्प्लेक्स होता है, बट याद रखोगे तो बहुत आसान है, और फॉर्मूले से निकालोगे तब भी आसानी है। सर हो गया। ये लिख गया सबका। सर एक मिनट। तो अगर क्वेश्चन दिया जाए इस पे,
तो लिखो, इसको नोट करो। क्या आंसर आएगा बोलो। क्या आंसर आया? सर 36.26। देखो आंसर कैसे लाना है। अब 1 से 3 में ले जा रहे हैं। सर 48.35। 48.35। हाँ सर 48. यहीं से आंसर प्लस आएगा कि नेगेटिव बताओ। प्लस का आएगा कि नेगेटिव का आएगा बोलो। प्लस। हाँ, यहाँ से आंसर आ जाएगा। नोट करो इसको। Okay. 48.3 ओके, माइनस में। हाँ सर पॉजिटिव है ना? हाँ पॉजिटिव आएगा बच्चे, क्योंकि लोअर से अपर में जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा। ओके सर। तो ये नोट कर लो। सबको समझ में आ गया फॉर्मूला ये? यस सर। यस सर। यस सर। अगर 3 से 1 में आता तो क्या होता बताओ, कितना वैल्यू आएगा डेल्टा ई का? सेम क्वेश्चन में अगर एच ई प्लस में 3 से 1 ट्रांजिशन होता तो डेल्टा ई कितनी आती? पहले बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। 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 यस करेक्ट, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अपर से कहाँ आ रहा है, लोअर में। ये समझना होता है हमें। तो जाहिर सी बात है जो डेल्टा ई है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और उसकी वैल्यू तो सेम आएगी जो यहाँ पे आई है ना। इसको सॉल्व किया था
जो आंसर यहाँ आया वो वही आएगा। कितना आया था? 48.4। 4। तो वहां पे क्या आएगा नेगेटिव में? 48.4। ये आया था प्लस 48 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 आएगा, 35 आया है तो 4 मान सकते हैं चलो। और ये भी कितना आएगा नेगेटिव कुछ नोट करना बचा है इसमें? सर चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसको ये स्लाइड चाहिए तो वो मुझसे मांगेगा, मैं वैसे ग्रुप पे शेयर करूंगा अगर सेव। हाँ सेव है, ये PDF है, ये एक्सेप्ट कर दूंगा। अच्छा होमवर्क के लिए क्या करना है तुम्हें? एक्सरसाइज 4 एंड 5 करना है और रिमेनिंग 6 भी करना है, ठीक है? सर बाइंडिंग एनर्जी भी बचा है ना सर, इसमें है वो? बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। इस बाइंडिंग वर्कशीट में नहीं है ना असाइनमेंट में? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक नाम है सिर्फ। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? when electron is moved from any orbit other than n is equal to 1 to n is equal to infinity, then the amount of energy required is called binding energy. Amount of energy required is called binding energy. याद रखोगे ये बात? यस सर। सर हम्म, ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? ये असाइनमेंट कब क्लास है इसके बाद? सर परसों। उसके बाद कब है? के बाद नेक्स्ट डे। सर रोज ही है ऑलमोस्ट। अच्छा मैं देख के बता देता हूँ कब सबमिट करना है। जुलाई बैच है ना, 4 ट्यूसडे तो क्लास नहीं है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को सबमिट करना है, ठीक है? फ्राइडे तक कर लोगे ना? यस सर। सर लास्ट स्लाइड। बिफोर 12 PM। बॉन्ड एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? सर वो फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड क्या लिखा है? क्या? फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड अदर के आगे। अदर देन। ओके सर। तो सर n इज इक्वल टू क्या है? क्या इज इक्वल टू? n इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? n इज इक्वल टू, अच्छा ये अदर देन n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के छोड़ के, मतलब 2 से इन्फिनिटी ले जाओ तब भी बाइंडिंग है ना, 3 से इन्फिनिटी ले जाओ फिर भी बाइंडिंग। अलग अलग स्टेट की अलग अलग क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन 1 से इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो ये नाम रखे गए हैं सबके। यहाँ बाइंडिंग का मतलब है बंधा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, बाइंडेड है, उसको फ्री करना है। फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी? 2 से इन्फिनिटी का गैप, 3 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, ये सारी एनर्जी। ये लिख लिया सबने? कोई लिख तो नहीं रहा है? तो अभी तुम्हारी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होगी। ओके, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर।